झारखंड के जनादेश के इस खास बुलेटिन में देखिए, इस ब्रेक पे जाने से पहले वो तमाम तस्वीरें हम आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी रोड शो की तस्वीरें दिखा रहे थे कि बीजेपी ने अपनी फौज को उतार दिया है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन जब हम झारखंड के जनादेश की बात करते हैं तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के जायजा लेने की हम कोशिश करते हैं और वहां के लोगों की उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किन मुद्दों के साथ जनता आगे बढ़ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं जमशेदपुर पूर्वी की और यहाँ के मिजाज को जानने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ के समीकरण को जानने की कोशिश करते हैं कि जमशेदपुर पूर्वी का समीकरण क्या कुछ कहता है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि अब तक जो चुनाव हुए उसमें क्या कुछ नतीजे रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में अगर बात करें तो देखिए 3 लाख कुल ऐसे मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,68,600 यहाँ पर है। वहीं महिला मतदाताओं की अगर संख्या की बात करें तो 1,64,531 यहाँ पर महिला मतदाता है। थर्ड जेंडर मतदाताओं की भी संख्या यहाँ पर 96 है। तो ऐसे में यहाँ पर ये समीकरण इसलिए आमने सामने नजर आ रहा है पूर्वी सीट पर एनडीए और एनडीए गठबंधन को लेकर भी। जमशेदपुर पूर्वी से अगर बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी हैं पूर्णिमा दास साहू और कांग्रेस ने डॉक्टर अजय को मैदान में उतारा है। तो डॉक्टर अजय और पूर्णिमा दास साहू के आमने सामने ये सीधी टक्कर है। 13 नवंबर वो पहली तारीख, वो पहला फेज झारखंड के लिए जब यहाँ पर चुनाव होंगे। 2019 की बात करें तो यहां से निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय की जीत हुई थी। 73,945 वोट से यहां पर उन्होंने जीत हासिल की थी। रघुवर दास को उन्होंने बीजेपी के जो कि प्रत्याशी थे लगभग 58,000 वोटों से हराया था। कांग्रेस के ही गौरव वल्लभ को भी लगभग 18,000 मात्र वोट मिले थे। जमशेदपुर पूर्वी में ये पूरा समीकरण क्या कुछ कहा, ये क्या कुछ बनता हुआ समीकरण नजर आया, ये हमने आपको बताया। और पिछले बार की बात हम कर रहे हैं, कोल्हान की भी एक बार जिक्र कर लेते हैं। 14 सीटों पर यहां पर भी महासंग्राम देखने को मिल रहा है। कोल्हान की तमाम सीटों को साधने की कोशिश है। दिग्गजों का दंगल है, उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर है। 2019 में 12 सीटों पर जेएमएम, 2 पर कांग्रेस और 1 पर इंडिपेंडेंट की जीत हुई थी। कोल्हान की सीटों पर बात कर रहे हैं, जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी सीटों पर बातचीत कर रहे हैं। और आज का दिन जमशेदपुर के लिए इसलिए भी खास था क्योंकि खुद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहां पर आगमन होता है और एक भव्य रोड शो हमें यहां पर देखने को मिलता है। तमाम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, मनोज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है, पूजा दुबे भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि का सबसे पहले इसलिए रुक करना चाहूंगी क्योंकि रुचि अगर 2019 के समीकरण को हम देखें जो इससे पहले भी मेरी बातचीत हो रही थी, मनोज सिंह हमारे संवाददाता जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, समीकरण पर बात हो रही थी। 2019 में आप देखिए बीजेपी का यहां एक भी कमल नहीं खिल पाया था। शायद यही कारण है कि इस पूरे 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रही है कोल्हान की सीटों को लेकर, संथाल की सीटों को लेकर, ताकि जो पिछली बार गलतियां हुई उन गलतियों से सीख लेकर बीजेपी आगे बढ़े और इस बार कोल्हान में भी कमल खिलने का काम हो। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए आज गृह मंत्री अमित शाह का आगमन जो था वो बेहद ऐतिहासिक रहा, खास करके कोल्हान प्रमंडल के लिए, जमशेदपुर के लिए। चूंकि देखिए इस रोड शो के माध्यम से कोल्हान को साधने की तैयारी, यानी कि कोल्हान में ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाया जा सके, इसकी तैयारी और धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार ये बता रहे हैं कि परिवर्तन, हालांकि तय तो जनता जनार्दन को ही करना है कि परिवर्तन होगा या नहीं, लेकिन इस बार पूरे केंद्रीय नेतृत्व जो है वो लगी है कि इस बार झारखंड में सत्ता परिवर्तन हो, यानी कि 2019 के परिणाम से विपरीत, यानी कि डबल इंजन की सरकार कैसे बनाई जा सके, 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी पूरी मजबूती के साथ सत्ता में आ सके, और इसके लिए कवायद तेज है, धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार हो रहे हैं। और ऐसे में मात्र अब कह सकते हैं कि कुछ दिनों का समय बचा है, कुछ घंटे का समय बचा है जब पहले चरण का चुनाव जो है वो संपन्न हो जाएगा। तो ऐसे में पूरी ताकत जो है वो झोंक दी गई है, चाहे वो एनडीए की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें। लेकिन एनडीए के तरफ से जितने भी तमाम कई दिग्गज नेता हैं वो चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिखे, कई जगह पर चुनावी सभाएं थी। और आज गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो जो है वो जमशेदपुर में बेहद ऐतिहासिक रहा।
सरयू राय के समर्थन में, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम हो और पूर्वी सिंहभूम यानी कि पूर्वी में भी पूर्णिमा दास के समर्थन में उनका यह रोड शो रहा। जब वो रथ पर सवार थे, यानी कि जब रोड शो हो रहा था, तो सड़कों पर जन सैलाब जो है वो देखते ही बन रहा था। जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो देखिए, इस बार लक्ष्य है कि चूंकि बीजेपी के पास कई ऐसे मुद्दे हैं, बेटी रोटी माटी की सुरक्षा के लिए, झारखंड के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए, क्योंकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह चुनाव जीतने के लिए नहीं है, यह झारखंड की सुरक्षा के लिए, झारखंड की रक्षा के लिए है, झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए है। क्योंकि यहाँ पर आदिवासी मूलवासी जो है वो खतरे में है, यहाँ की खनिज संपदा खतरे में है, जल जंगल जमीन खतरे में है। तो ऐसे में उन सभी की रक्षा के लिए और कैसे देश के उन 5 राज्यों में झारखंड शामिल हो सके, विकसित राज्यों में शामिल हो सके, इसके लिए ये चुनाव जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, कई ऐसी घोषणाएं, 150 ऐसे बिंदु हैं जो भाजपा के मैनिफेस्टो में है। तो कह सकते हैं कि इस बार भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। और ऐसे में आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद ही खास रहा। जब गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे थे, यानी कि जब रथ पर सवार थे, तो उनके साथ जो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय की उपस्थिति थी, सरयू राय जो पश्चिमी सिंहभूम से प्रत्याशी है, जदयू से, यानी कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, पूर्णिमा दास जो भाजपा की प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में उन सभी की उपस्थिति उस समय रोड शो के माध्यम से सड़कों पर जन सैलाब के साथ जाते हुए दिखे। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सबका अभिवादन, यह प्रयास हो रहा था कि सबका अभिवादन स्वीकार किया जाए। और इस बार मैनिफेस्टो में जो बिंदु है, ऊर्जा था, जो उत्साह था इन तमाम कार्यकर्ताओं में, वो 2 गुना जरूर हुआ है। क्योंकि जब हम भी लगातार यहाँ पर मौजूद कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, तो इन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ऐसे दिग्गज नेताओं के आगमन से इनके जो ऊर्जा है वो उसमें 2 गुना बढ़ोतरी जरूर होती है। पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, कोल्हान की सीटों पर इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए, कोल्हान के और संथाल की सीटों पर जब हम बात करेंगे, तो एक बड़ा चेहरा बीजेपी में शामिल हुआ जो मजबूती देने का काम करेगा आगामी विधानसभा चुनाव में, और वो नाम है चंपाई सोरेन का। तो कहीं ना कहीं कोल्हान की सीटों को, संथाल की सीटों को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई। और यही कारण है कि बीजेपी में एक बड़ा दिग्गज चेहरा जो कभी जेएमएम की तरफ से रहा करता था, वो अब बीजेपी के लिए काम कर रहा है। जरूर सुष्मिता, देखिए, चंपाई सोरेन की अगर बात करेंगे तो चंपाई सोरेन कहीं ना कहीं पूरे कोल्हान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और पूरे रोड शो के दौरान हम लोगों ने साफ तौर पर सुना था कि चंपाई सोरेन के नाम को भी लेकर के लगातार जो आवाज़ है वो यहाँ पर बुलंद की जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे। जिस तरीके से चंपाई सोरेन एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे जेएमएम में, और जो उनकी जो शुरुआत है, उनका जो पूरा पकड़ है पूरे कोल्हान और संथाल में है, क्योंकि कोल्हान उनका सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ चंपाई सोरेन का साथ मिलना कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे चंपाई सोरेन की, तो चंपाई सोरेन खुद अपनी सीट के लिए तो चुनाव प्रचार प्रसार कर ही रहे, उन्हें अब पूरे कोल्हान के लिए भी स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ पर सभाओं को भी संबोधित करना है, वहां पर भी जाना है। वो खुद घाटशिला भी जाते हैं, बाबूलाल सोरेन के लिए भी वो सभा को संबोधित करते हुए नजर आते हैं। सारी चीजों को वो एक साथ लेकर के चल रहे हैं, ताकि जो पिछली बार 2019 में कोल्हान भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल गया था, उस कोल्हान को वापस भारतीय जनता पार्टी को दिला सके, यानी कि कमल के फूल को कोल्हान में भी फिर से एक बार खिलाया जा सके। पूरे 14 की 14 जो कोल्हान की विधानसभा सीटें हैं, उसको लेकर के पूरी ताकत जो है वो चंपाई सोरेन यहाँ पर इस बार लगाने जा रहे हैं। उसी क्रम में अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे थे, ताकि यहाँ पर भी कोल्हान जो है वो पूरी तरीके से मजबूत हो सके। और यहाँ पर सिर्फ अमित शाह ही नहीं, बल्कि अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोल्हान आकर के कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करने की कोशिश की है। चंपाई सोरेन के साथ वो मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आए थे। तो ये पूरी चीजें अगर हम कोल्हान की बात करते हैं, पूरे समीकरण की बात करते हैं, तो यहाँ पर आदिवासी और सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलने की बात है। तो उसी क्रम में चंपाई सोरेन भी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर लगाते हुए नजर आएंगे। चंपाई सोरेन एक बड़ा चेहरा है,
टाइगर के रूप में उन्होंने जेएमएम में काम किया है और टाइगर की तरह अब वो बीजेपी में भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी उन बातों को जो उनके मन में पीड़ा थी जेएमएम में रहते हुए, जब वो मुख्यमंत्री से हटाए गए थे, वो पीड़ा को कहीं ना कहीं वो जनता के बीच इस वक्त रखते हुए नजर आ रहे हैं कि वो किस तरीके से काम करे थे और उनके साथ किस तरीके का सुलूक किया गया है। तो वो सारी चीजों को इस बार वो जनता के बीच रखते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके साथ जेएमएम ने गलत किया है। उन बातों को जनता तक पहुंचाने का काम फिलहाल चंपाई सोरेन कर रहे हैं और बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सुष्मिता, बिल्कुल पूजा, बने रहिए आप हमारे साथ, रुचि भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। मनोज का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले पोटका का एक बार जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि पोटका में देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा की और बीजेपी प्रत्याशी मीरा मुंडा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील भी की। सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि नक्सलवाद के कारण झारखंड में विकास बाधित हुआ। मोदी सरकार ने नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है और कांग्रेस ने आदिवासियों को ठगा है। मोदी सरकार ने आदिवासी कल्याण का बजट बढ़ाया और झारखंड में यूसीसी लागू करेंगे, लेकिन आदिवासी इससे बाहर रहेंगे। ये तमाम बातें अमित शाह की ओर से कही गई है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा है इन्होंने। भाइयों बहनों को कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी आपको गुमराह कर रही है। यूसीसी में, कॉमन सिविल कोड में आदिवासियों को संपूर्ण मुक्ति देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ने वाली। ये सरकार घुसपैठियों के लिए लाल जाजम बिछाई है। घुसपैठिए आते हैं तो हमारी आदिवासी बहन बेटियों के साथ भेंट से उसकी जमीन ले लेते हैं। यहां पर देश विरोधी प्रवृत्ति भी करते हैं। क्या हेमंत सोरेन रोक सकते हैं? कांग्रेस पार्टी रोक सकती है? लालू यादव रोक सकते हैं? आप भाजपा सरकार बना दो, आदमी छोड़ो, सरहद पर परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर जहां से आए हैं वहां वापिस भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। झारखंड के सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी आपको गुमराह। तो आपने सुना पोटका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किन विषयों को सामने रखा है जनता के समक्ष और क्या कुछ कहा है खुले मंच से। हमारे साथ संवाददाता रुचि लगातार बनी हुई है, पूजा दुबे भी जुड़ी हुई है। मनोज सिंह का सबसे पहले एक बार रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए झारखंड की जब भी बात होती है तो झारखंड की अस्मिता को बचाने की बात ये तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी जरूर करते नजर आते हैं। वो आदिवासी सरना धर्म कोड को लेकर बात हो या आदिवासियों के जंगल जमीन की सुरक्षा की बात क्यों ना हो। आज देखिए जब मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्होंने बड़ी बातें जरूर कही है। झारखंड में यूसीसी लागू करेंगे लेकिन आदिवासी इससे बाहर रहेंगे, ये बड़ी बातें कही गई है। और आज कहीं ना कहीं आदिवासियों को भी एक साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से इन तमाम सभाओं के जरिए भी करने को देखने को मिल रहा है। मनोज, देखिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी वन डे से जिस वक्त जब चुनाव मोड में आई है और उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर मुकर रहा है। बीजेपी लगातार ये डिमांड करती रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है और मामला न्यायालय तक चला गया। न्यायालय ने संज्ञान भी लिया और वहां के यानी संथाल के जो उपायुक्त है उन जिलों को उपायुक्तों को तलब भी किया और उन लोगों ने गलत रिपोर्ट भी दी और उसके बावजूद भी न्यायालय ने क्या कहा जग जाहिर है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी ये चिंता करती रही है कि आदिवासियों को की अगर संख्या कम रही है तो आखिर क्यों कम रही है, आखिर कौन है इसके पीछे। सरकार जिसकी है उनको सोचने की जरूरत है। जो सरकार कहती है कि हम आदिवासी की सरकार है, आदिवासियों की हित की बात करते हैं, वो सरकार तो कभी इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं किया। उस सरकार के जो उपायुक्त हैं वो रिपोर्ट देते हैं वो गलत होता है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा मुद्दा मिला है और इस 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस मुद्दा को निश्चित तौर पर भुनाएगी और भुनाना भी चाहिए, क्योंकि आदिवासियों के अस्तित्व को बचाना है। अब आदिवासी नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के चंपाई सोरेन, वो लगातार कोल्हान के बाद सीधे संथाल में सभा पर सभा कर रहे हैं। संथाल समाज के लोगों को लेकर
कई सभाएं उन्होंने की है और लोगों तक ये मैसेज जरूर छोड़ा है कि आपके पास अगर बहू बेटियों की अगर कोई शादी करता है तो कौन है, इसको समझने की जरूरत है। और यहाँ जो संख्या कम हो रहा है इसको भी बचाने की जरूरत है। जब अस्तित्व भी खतरे में है, जब आदिवासी ही मिट जाएगा तो फिर इस राज्य को रहने से क्या फायदा, और आदिवासी का ढिढोरा जो पीटते हैं वो क्या फायदा। तो ये तमाम बातें हैं जहाँ गृह मंत्री ने भी आज हुंकार भरी। जो इलाका था आदिवासी बहुमूल्य इलाका है, हो समाज के लोग और वहाँ पे सरदार समाज के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में इन लोगों को जागरूक करना, वो करने का प्रयास जो है वो अमित शाह ने किया है। और जाहिर सी बात है उनके मैनिफेस्टो में है कि जैसे मेरी सरकार बढ़ी उन बांग्लादेशियों को खोज कर यहाँ से बाहर कर देंगे, वो जहाँ से आए हैं वहाँ चले गए, वो बोल भी रहे थे। तो ऐसे में सीधे तौर पे आदिवासी वोट बैंक को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी ने की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो यहाँ तक कहती है कि अगर आदिवासी की अगर कोई पार्टी है तो जेएमएम है, और जिसको लेकर तीर धनुष गांव-गांव तक पहुंचाया। लेकिन अब इस 2024 के विधानसभा चुनाव में अब सब कुछ बदला नजर आ रहा है, क्योंकि अब आदिवासी भी जागरूक हो चुका है। अब वो आदिवासी नहीं रहा जो आज से 10 साल 20 साल पहले जो आदिवासी था कि अगर उन्हें मार भात के बदले अगर थोड़ा सा मुर्गा मसाला दे दीजिए तो उसके बाद में आपको वोट दे देंगे। अब वो नहीं है, वो लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं और वो लोग भी समझ रहे हैं कि अगर हमें अपने अस्तित्व को बचाना है तो कौन है मेरे लिए। सरना धर्म कोड की बात कर रहे थे, तो सरना धर्म कोड में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आखिर ये कोड किसने खत्म की। जब ब्रिटिश सरकार ने खत्म नहीं की तो 1961 में कांग्रेस पार्टी ने इसे खत्म कर दिया। तो आज कांग्रेस वही कहती है कि हम आदिवासियों की हित ऐसी है, और वही सरना धर्म कोड को खत्म किया और आज उसकी लड़ाई शुरू हो गई है कि एक बार लागू कर दीजिए। अगर खत्म नहीं हुआ होता तो आज लागू करने की नौबत नहीं आती। तो ये तमाम मुद्दे हैं, आदिवासियों की हित की बात कौन करता है, ये जनता तक पहुंचाने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता कर रहे हैं। चाहे पिछले दिन प्रधानमंत्री आए और गृह मंत्री आए, या तमाम चाहे असम के मुख्यमंत्री जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी प्रभारी है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो लगातार, और वो जब से यहाँ आए हैं उसके बिल्कुल मनोज, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा, इन दो चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी बतौर चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी, और इन्होंने अब तमाम कार्यकर्ताओं के बीच जाकर लगातार इनकी समस्याओं को जाना समझा और इसके बाद एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया। और बीजेपी ये साफ तौर पर कहती है, हमेशा से नजर आई है कि इस मैनिफेस्टो में हर वर्ग का जिक्र किया गया है, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस मैनिफेस्टो को तैयार किया है, जो कि घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र कहलाएगा। राजेश अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र से। पूजा और रुचि आप हमारे साथ बने रहिएगा, मनोज भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। राजेश का एक बार लुक कर लेते हैं। राजेश, देखिए दिग्गजों की फौज उतर चुकी है और जो काउंटडाउन है वो पहले ही शुरू हो चुका था। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। हजारीबाग का समीकरण क्या कुछ कहता है? 2019 और 2024 इन 5 सालों में क्या कुछ बदलता बिगड़ता बनता नजर आ पाया है हजारीबाग विधानसभा में? देखिए, हजारीबाग जो सीट है वो बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती रही है। इस बार क्या होता है, जनता किसे आशीर्वाद देती है ये अलग बात है, ये तो वोटिंग होगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है लोगों में यह उत्साह देखा जा रहा है कि वो वोट करेंगे वैसे प्रत्याशी को वोट करेंगे जो अपनी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के प्रति सजग होगा। देखिए, यहाँ पर 2 धड़ा है, एक तो एनडीए है, दूसरा है इंडिया ब्लॉक। आप देखिए कि रूलिंग जो गठबंधन सरकार है उसके लोग हैं, और दूसरा है विपक्ष में एनडीए है। तो जाहिर सी बात है दोनों के सामने आमने सामने की लड़ाई है, और इस चुनावी जंग में बहुत ही रोचक मुकाबला होने वाला है। बहुत ही शानदार, आज अमित शाह भी आए थे यहाँ पर उनकी सभा हुई थी, और इस सभा में उन्होंने हजारीबाग से जुड़े हुए कुछ विषय को तो उन्होंने बेशक बहुत अच्छी तरह से उठाया, और कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को एक तरह से कहे कि उन्हें आह्वान किया उनका कि आप बीजेपी को वोट करें तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। देखिए, अभी जो ये सीट थी, मनीष जायसवाल यहाँ से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लोकसभा चुनाव लड़े और जीत गए, अभी लोकसभा के सदस्य हैं। फिलहाल इस सीट पर कोई चुनाव नहीं हुआ, अब ये चुनाव हो रहा है आम चुनाव। तो इसमें कौन है, बीजेपी ने प्रत्याशी दिया है यहाँ पर प्रदीप प्रसाद को। तो
यहाँ पर मुकाबला बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं में कहा जा रहा है कि थोड़ी सी मिश्रित प्रतिक्रिया है कि यहाँ पर प्रत्याशी जो है के प्रति ये कहीं न कहीं अच्छे और नकारात्मक थोड़े भाव हो ही जाते कार्यकर्ताओं के बीच, लेकिन फिर भी पार्टी है, पार्टी के कैडर है, कैडर के लोग जो है बीजेपी को ही वोट करते हैं, कैंडिडेट से उन्हें कोई लेना देना नहीं। आम लोगों का जो भाव होता है वह कैंडिडेट को देखकर बहुत कम होता है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि कौन से पार्टी है उसे पसंद करना है, कैंडिडेट कोई भी रहे, पार्टी ने दिया है तो वो पार्टी के आधार पर वोट करते हैं। फिलहाल यहाँ हजारीबाग में मुकाबला अच्छा है और कांग्रेस, बीजेपी है और भी कई अन्य दल हैं यहाँ पर चुनाव में। बिल्कुल राजेश, तो हजारीबाग में भी दिलचस्प मुकाबला है। हर एक विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, तो हर एक विधानसभा का अलग अलग जो है वो हमें मामला नजर जरूर आता है और यहाँ पर भी वही चीजें निकलकर सामने आ रही है। पूजा दुबे का एक बार रुख कर लेते हैं। पूजा, बीजेपी की हम इस वक्त जो है वो बातचीत कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार बीजेपी की तरफ से रोड शो हो रही है, सभाएं हो रही हैं, तमाम बीजेपी के दिग्गज चेहरे यहां पर उतर रहे हैं, वो लोगों से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच जो बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कहती नजर आई है महिलाओं को सम्मान देने की बात, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने कहा था 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात बीजेपी ने कही थी और कहीं ना कहीं उसकी जो एक छवि है वो हमें विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रत्याशी जो महिला प्रत्याशी और इसका ढंढोरा भी जो है वो बीजेपी पीट रही है आगामी विधानसभा चुनाव में। देखिए सुष्मिता, महिला की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कहते हुए नजर आ रही थी और उसकी झलक हम लोगों को हर जगह पर देखने को मिली। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जब लोकसभा से भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात सामने आई थी तो उस वक्त भी पूरी बहुमत यहाँ पर मिली थी कि महिलाओं को आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं को लोकसभा के चुनाव के दौरान भी कहीं ना कहीं 33% आरक्षण देने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की थी और उसी क्रम में अब विधानसभा चुनाव में भी जो वादा उन्होंने किया है महिलाओं को सम्मान देने का, महिलाओं को सशक्त करने का, वो कहीं ना कहीं वो पूरा करती हुई नजर आ रही है। महिलाओं को अब राजनीति में किस तरीके से सशक्त करना है उस क्रम में अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसीलिए 33% साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में महिलाओं को इस बार अलग अलग जगह से मौका दिया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अलग अलग लोग कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से दावे करते हुए सुष्मिता उस दौरान नजर आ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं को मौका दिया है। हम पूर्णिमा दास की अगर बात करते हैं सुष्मिता तो देखिए पूर्णिमा दास को भी मौका दिया गया है, मीरा मुंडा को मौका दिया गया है, लगातार अलग अलग जगहों पर। बिल्कुल पूजा, तो महिला प्रत्याशियों को मौका बीजेपी ने जरूर दिया है। एक बार रुचि का भी रुख कर लेते हैं। पूजा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रुचि, अलग अलग मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं, वो चाहे आदिवासियों के संरक्षण की बात हो, आदिवासी वोट बैंक की जो बात लगातार की जाती है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की जाती है। फिलहाल ये समीकरण अब परिणाम में बदलने वाला है क्योंकि 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान भी है। रुचि, बिल्कुल पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को है और ऐसे में पूरी ताकत जो है वो झोंक दी गई है और दोनों तरफ से, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा रहा, यानी कि यहाँ जो रोड शो भी हुआ, खास करके जमशेदपुर में अभी उपस्थित हैं और जमशेदपुर में अभी भी भीड़ को अलग अलग करने में यानी कि प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और ऐसे में देखिए कितने तैयार हैं भाजपा के मीडिया सह प्रभारी हैं, कितनी तैयारी है 13 नवंबर के लिए। देखिए पूरे झारखंड की एक ही नारा है, इस बार पूरे झारखंड में पूरा भगवा लहराने वाला है। जिस तरह से हेमंत सोरेन जी के तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के जंजल में इस झारखंड को उन लोगों ने कैद कर लिया था, जल जंगल जमीन का नारा देने वाले लोग जल जंगल जमीन को खोखला कर रहे थे, रोटी माटी बेटी तीनों कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी, बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड को धीरे धीरे घुन की जैसा खा रहे थे। इन सभी विषय को लेकर झारखंडी जनता ने मन बना लिया है कि हेमंत अब दोबारा नहीं आएंगे। अच्छा, पहले चरण में एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए पहला चरण में हम लोग 60 से 70% सीट के साथ बढ़त बनाए हुए हैं और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 23 तारीख के दिन इस झारखंड के राजनीतिक इतिहास में एक नया आयाम लिखेगा और हम लोग एक नए इतिहास के साथ में एनडीए यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देखिए ये दावा है और ये उत्साह है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन का उत्साह भी है।
का ये जो उत्साह है, खास करके अगर कोल्हान की बात कर ले, कोल्हान प्रमंडल की बात कर ले, तो पिछली बार सुनने की स्थिति थी, लेकिन इस बार कोल्हान की कितनी सीटों को लेकर के आश्वस्त? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, सत्ता की एंटी इनकम्बेंसी होती है। हम जाहिर सी बात है, राज्य की जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का मौका दिया। हम 5 साल मेहनत किए, जनता के बीच में जाए, उनके आंसू पोंछे, उनके सुख दुख में हम सड़क से लेकर सदन तक उनके लिए संघर्ष किए। लेकिन 5 साल जो सत्ता में बैठे हैं, आज वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे सवाल राज्य की जनता तो हमेशा सत्ता से पूछ रही है। और जिस तरह से आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम जिस तरह से हुआ है, आज ये पूरे कोल्हान में एक नया कार्यकर्ताओं के बीच में एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है। और कोल्हान में पिछले बार हम लोग यहाँ सीट हम लोग के अनुरूप नहीं आ पाई थी। इस बार कोल्हान पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जाएगी। ये आज का जो जनसैलाब आदरणीय गृह मंत्री जी के सभा रोड शो में उमड़ पड़ा है, वो बताता है कि रुझान और राज्य की जनता का रुझान किस ओर है। तो देखिए, इनका कहना है कि हवा का रुख किस ओर है, यानी कि चुनावी परिणाम बता रहा है, लेकिन आम जनता के बीच यहाँ पर कई वरिष्ठ जनों की उपस्थिति है। आप थोड़ा साइड होइएगा। क्या लगता है, देखिए ये जो चुनावी ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं, धुआंधार रैलियां हो रही हैं, तो किस रूप में देख रहे हैं? या जमशेदपुर या कोल्हान प्रमंडल को किस रूप में देख रहे हैं आप? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी ऐसे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ? ये तुष्टीकरण नहीं न करती है। तुष्टीकरण नहीं करते नहीं, हैं। बकीय विपक्षी लोग तुष्टीकरण करते हैं। अच्छा। भाजपा तुष्टीकरण नहीं करती है। क्या क्या काम बीजेपी करेगी तब? बीजेपी हर विकास का काम करेगी, देश को आगे ले जाएगी। चलिए, तो ये कार्यकर्ता नहीं है, ये आम जनता है, और आम जनता के जुबान से जब इस तरह की बातें आती हैं तो कॉन्फिडेंस जो है वो बीजेपी नेताओं का भी बढ़ता है, कार्यकर्ताओं का भी बढ़ता है। अब देखने वाली बात होगी, चूंकि 13 तारीख को होने वाले मतदान के लिए, यानी पहले चरण के मतदान के लिए पूरी ताकत जो है वो झोंक दी गई है अनुष्का, सुष्मिता, और ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी मजबूती के साथ ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं हो रही हैं, धुआंधार रैलियां हो रही है, रोड शो हो रहा है। और ऐसे में आज जमशेदपुर का रोड शो जो है वो ऐतिहासिक रहा। गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो ऐतिहासिक रहा, सड़कों पर जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखा। तो मान सकते हैं कि कई ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर के, बेटी रोटी माटी की सुरक्षा को लेकर के बीजेपी जो है वो सड़कों पर है, चुनावी मैदान में है। तो देखने वाली बात होगी, चूंकि जनता जनार्दन को ही तय करना है इन सभी चीजों को कि जनता किन्हें अपना मतदान प्रदान करेगी। तो ऐसे में इंतजार करना होगा, लेकिन 23 तारीख को आने वाला परिणाम जो है ये सारी चीजें स्पष्ट करेगा, क्लियर करेगा सुष्मिता। और देखिए, बांग्लादेशी बिल्कुल रुचि, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी 23 नवंबर को जब परिणाम स्पष्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, पूजा और मनोज सिंह के साथ साथ हजारीबाग से हमारे संवाददाता राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।